नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर है। ये यूपी स्पेशल का करंट अफेयर है 2025 का, 2025 फरवरी 2025 का। ठीक है, चलिए देखते हैं। फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में दिया गया है, चर्चा में क्यों रहा है। तो ये फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है इसका स्तर जो है काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण क्या हुआ है, गंगा और यमुना का जो पानी है वो नहाने लायक या पीने लायक नहीं रहा है। चलिए इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। कहाँ? प्रयागराज में बात कर रहे हैं। ठीक है, गंगा और यमुना की बात हो रही है। फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर क्या हो गया, बढ़ गया काफ़ी। यदि इसकी रिपोर्ट देखें, CPCB मतलब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज संगम पर फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का जो स्तर है वो प्रति 100 मिलीलीटर जल में 2500 यूनिट की सुरक्षित सीमा से अधिक हो गया है, कहीं अधिक है। आगे देखें तो पानी पीने और नहाने के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है, जिससे क्या होगा, स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा। यदि फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में देखें, क्या है, सूक्ष्म जीवों का एक संग्रह है जो मुख्यतः गर्म रक्त वाले मतलब कि ब्लड रक्त वाले जानवरों और मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित मल या अपशिष्ट में पाया जाता है। ये आमतौर पर देखें पानी में संभावित प्रदूषण के संकेत के रूप में माना जाता है। और देखें तो बैक्टीरिया में एस्चेरिचिया और क्लेबसिएला और ई कोली आदि शामिल हैं इसमें, बैक्टीरिया जो हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में देखते हैं। इसका गठन जो है एक सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत 1974 में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जो वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए हैं इसको। ठीक है, और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के प्रावधान के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। इसके कार्य को जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत वर्णित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। चर्चा में क्यों रहा है? किसानों की आय को बढ़ाने और फसल की जो बर्बादी है उसको कम करने के उद्देश्य से IIT कानपुर ने नई सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है। क्या किया है? सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है। किसने? IIT कानपुर ने। किस उद्देश्य से? आय को बढ़ाने के और फसल की बर्बादी को कम करने के उद्देश्य से। उद्देश्य देखें तो क्या है, फल और सब्जियों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सुखाने, फल और सब्जियों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सुखाने की सुविधा प्रदान करती है। और एक कुशल और टिकाऊ यह तरीका इसका एक तरीका है, कुशल और टिकाऊ। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें तो किसानों की आमदनी को बढ़ाना और फसल की बर्बादी को कम करना, जैसे कि हमने अभी चर्चा में देखा था, क्यों चर्चा में है। ठीक है, चलिए इसका उपयोग करके, इस तकनीक का उपयोग करके अपनी फसलों को लंबे समय तक क्या रखा जा सकता है, संरक्षित रखा जा सकता है। और उचित मूल्य मिलने पर उन्हें बेचा भी जा सकता है। ठीक है, लाभ क्या होगा? जैसे कि डिहाइड्रेशन एक क्या है, पर्यावरण अनुकूल तरीका है इसका एक। ठीक है, सोलर डिहाइड्रेशन ऊर्जा की बचत करता है और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव भी डालता है। ठीक है, इसके उपयोग की बात करें, उपयोग करने से परंपरागत स्रोत यानी कि पुराने स्रोत की आवश्यकता कम होती है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है। और किसका सहयोग है? जैसे कि नाबार्ड का सहयोग है। इस प्रोजेक्ट में नाबार्ड का सहयोग है। नाबार्ड के बारे में देखें तो
जैसे कि नाबार्ड है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए एक सीड्स बैंक है, ये सीड्स बैंक का कार्य करता है। स्थापना जो हुई है किस समिति के आधार पर हुई है, वो हुई है शिवरमन समिति। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यहाँ से कि हाँ नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो किस समिति के आधार पर, किस सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, शिवरमन समिति। यह संसद का एक अधिनियम कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके कार्य क्या हैं, जैसे कि कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग जैसे कि हस्तशिल्प हुआ, अन्य ग्रामीण शिल्प के संवर्धन और विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, ऋण प्रवाह को उपलब्ध कराना है इसका कार्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट, देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट चर्चा में क्यों रहा। लखीमपुर खीरी के कुंभी में देश के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कब किया है, फरवरी 2025 को। कहाँ किया गया है, लखीमपुर खीरी के कुंभी में। लखीमपुर खीरी ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश। चलिए इसका उद्देश्य क्या है, प्लास्टिक की जगह बायोपॉलीमर का उपयोग करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। किसकी जगह, प्लास्टिक की जगह, ताकि प्लास्टिक का कम से कम यूज हो और इसकी जगह किसका प्रयोग हो, बायोपॉलीमर का उपयोग करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह संयंत्र आत्मनिर्भर भारत और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को क्या करता है, साकार करेगा। ठीक है, अब इसके लाभ देख लेते हैं। जैसे कि इस संयंत्र द्वारा उत्पादित बोतलें, प्लेट, कप, थैले आदि पूरी तरह से डिस्पोजेबल होंगे और इसके इस्तेमाल के बाद 3 महीने में नष्ट भी हो जाएंगे। यदि इसके लाभ की बात करें, जैसे कि बोतल होती हैं, प्लेट होती हैं, कप और थैले, ये सब डिस्पोजेबल होंगे और इसके इस्तेमाल करेंगे ना तो ये 3 महीने में नष्ट भी हो जाएंगे। चलिए, प्लास्टिक की बजाय बायोपॉलीमर का इस्तेमाल करने से पर्यावरण पर दबाव कम होगा। क्या होगा, पर्यावरण पर दबाव कम होगा। मेक इन इंडिया के तहत देश में बायोपॉलीमर उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, ये भी इसका लाभ का एक वो है। ठीक है, इस प्रदेश में व्यापार और निवेश को गति मिलेगी। यदि बायोपॉलीमर का यूज करेंगे तो क्या होगा, व्यापार और निवेश को भी गति मिलेगी, ये भी एक इसका लाभ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे, इसके बारे में देखते हैं। जेवर एयरपोर्ट, ये ध्यान रखना है, कहाँ है, नोएडा में। ठीक है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है, गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की घोषणा की गई है, इस वजह से ये चर्चा में रहा है। ठीक है, चलिए इसके लाभ देखते हैं। इसके बनने से क्या होगा, मेरठ, बुलंदशहर के लोग कम समय में सीधे जेवर एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे और साथ ही पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से आने वाले लोगों को भी इस एक्सप्रेसवे का लाभ मिलेगा और इससे क्या होगा, व्यापारिक और औद्योगिक विकास में गति भी आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इससे क्या हो सकता है, क्या लाभ होगा, जैसे कि बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा भी मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था में क्या होगा, सुधार होगा। यदि इस एयरपोर्ट की और बात करें, देखिए विश्व का क्या है, चौथा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कौन सा, चौथा, विश्व का चौथा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा है, 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, विश्व का चौथा है, ये विश्व का चौथा है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा है, उत्तर प्रदेश का है आपका 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और दिल्ली एनसीआर में बात करें, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। किसके बाद, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद। ठीक है, और ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, नोएडा में, तो ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल के द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद देश का
दूसरा मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। कितने किलोमीटर की लंबाई है? 594 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई है। ठीक है, महत्वाकांक्षी पहल है। और इसकी बात करें आगे से पूरब से, और इसकी बात करें पूरब से पश्चिम तक जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे 12 जिलों के और 518 गांवों से होकर गुजरेगा। 12 जिलों के 518 गांव जो होंगे उनसे होकर गुजरेगा। जैसे कि मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा। इससे क्या होगा? मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कतरनिया घाट के बारे में। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? यूपी के बहराइच जिले में है। ठीक है, भारत और नेपाल सीमा के पास कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के घने जंगलों में क्या हुआ है? 45 से 50 वर्ष की आयु के नर हाथियों का शव मिला है। ठीक है, कितने? 45 से 50 वर्ष की आयु के। ठीक, मौत का कारण क्या है? यदि देखें तो हाथी की मौत के 2 वयस्क हाथियों के बीच लड़ाई के कारण हो सकती है, क्योंकि घटना स्थल पर पैरों के निशान और टूटे हुए पेड़ पाए गए हैं। क्या? घटना स्थल पर हाथियों के पैरों के निशान और टूटे हुए पेड़ पाए गए हैं। कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच जिले में है, ये देखा हमने, और ऊपरी गंगा के मैदान में है। ऊपरी गंगा के मैदान में स्थित है। ठीक, चलिए, जो प्राकृतिक रूप से एक समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 400.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। संरक्षण की बात करें तो 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में लाया गया था इसको, कतरनिया घाट को। ठीक, और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर यह दुधवा टाइगर रिजर्व बनाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1975 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं इस अभ्यारण्य में। जैसे कि चीतल है, चीतल पाया जाता है, हिरण भी पाया जाता है, जंगली सूअर है वो पाया जाता है, बाघ है वो पाया जाता है, हाथी है वो पाए जाते हैं, और तेंदुआ, ये सब प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं कतरनिया घाट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण का कार्य मई जून में शुरू हो जाएगा और भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यदि इसके बारे में और देखें, इसकी रेंज कितनी है? रेंज है इसकी 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर रेंज है ब्रह्मोस मिसाइल की। भारत और रूस के बीच क्या है? ये संयुक्त उद्यम है। ठीक है, मैक कितना, यानी कि ध्वनि की गति जो है 3 गुनी, यानी कि लगभग 3 गुनी है, 2.8 है गति के साथ। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है ये ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम जो है ब्रह्मपुत्र, यानी भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक, और मोस्कवा नदी। भारत में ब्रह्मपुत्र है और रूस में मोस्कवा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 चरणों वाली मिसाइल है ये। ब्रह्मोस मिसाइल जो है 2 चरणों वाली है। पहले चरण में ठोस पूर्णोदक इंजन और दूसरे चरण में तरल रेमजेट इंजन है। पहले में क्या है? पहले में ठोस पूर्णोदक इंजन है और दूसरे चरण में बात करें तो तरल रेमजेट इंजन है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है ये, और इसे जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है? यह एक बहुक्षमता वाली मिसाइल है। क्या है? बहुक्षमता वाली मिसाइल है, जो कि मौसम की स्थिति के बावजूद दिन और रात दोनों समय में काम करती है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है दिन और रात दोनों समय में काम कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, फायर एंड फोरगेट्स सिद्धांत के आधार पर काम करती है और लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। लॉन्च के बाद क्या है? मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। रंग रसायन और हस्तशिल्प पर प्रदर्शनी नोएडा में।
ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हस्तशिल्प, रंग और रसायन, परिधान प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस वजह से ये चर्चा में था। यदि हम इसके आयोजन की बात करें, आयोजन कब हुआ? भारत टैक्स 2025 के तहत किया गया है इसका आयोजन। और जबकि बृहद कार्यक्रम भारत मंडपम नई दिल्ली 14 से 17 फरवरी तक आयोजित किया गया। ठीक है, और इसमें 4 विषय हैं जिस पे ये केंद्रित है। चलिए देखते हैं। देखिए, गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो 2025 अत्याधुनिक मशीनरी और प्रक्रियाओं और समाधानों का प्रदर्शन होगा इसमें। ठीक, डाइकेम वर्ल्ड भारत टेक्स 2025 में प्रकृति और अनुकूल रंग और रसायन और कच्चे माल पर केंद्रित प्रदर्शनी है ये। ठीक है, हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदर्शनी, हस्तनिर्मित वस्त्रों की प्रदर्शनी है। और चौथे की बात करें, इंडिया सोर्सिंग कॉन्क्लेव, सोर्सिंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलन है। देखिए, पहला तो ये हो गया गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो, दूसरा हो गया डाइकेम वर्ल्ड भारत टेक्स 2025 हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदर्शनी, और चौथा हो गया आपका इंडिया सोर्सिंग कॉन्क्लेव। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, NSSTA का 17वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी। ठीक, कब मनाया गया? ये 13 फरवरी 2025 को 17वां बनाया गया था, 17वां स्थापना दिवस। ठीक है, कहाँ मनाया गया? ग्रेटर नोएडा में। और इसका जो विषय था, यानी कि थीम जो थी इसकी क्या थी? सांख्यिकीय उत्कृष्टता के माध्यम से शासन को सशक्त बनाना और क्षमता विकास और सहयोग के 17 वर्ष। तो ये थीम पूछ लेता है जैसे कि एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रखनी है। सांख्यिकीय उत्कृष्टता के माध्यम से शासन को सशक्त बनाना और क्षमता विकास और सहयोग के 17 वर्ष। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी और प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी के बारे में। ठीक है, यह संस्था ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्था है ये। ठीक है, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन। स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है जनवरी 2009 में हुई थी। स्थापना हुई है 2009 में। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपका भारत में सांख्यिकीय प्रणाली को मजबूत करना और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। चलिए आगे बात करते हैं। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, शोधकर्ताओं और विविध शिक्षाविदों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह है हिंडन नदी के बारे में। हिंडन नदी गाजियाबाद, ध्यान रखेंगे। हिंडन नदी, यदि गाजियाबाद जो जिला है, गाजियाबाद जो शहर है, तो ये किस नदी के तट पर बसा है? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि हिंडन पर बसा है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें क्या हुआ है? भारी मात्रा में गाद और धार्मिक सामग्री डाली गई है इसमें, तो इस वजह से ये चर्चा में रहा है। जिससे क्या होगा? पहले से ही प्रदूषित नदी है और उसको अधिक प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, जब ये गाद डाली जाएगी उसमें और धार्मिक सामग्री जो होती हैं वो भी डाली जाएंगी, तो प्रदूषित तो नदी होगी। ठीक है, चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले और शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक पहाड़ियों से। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में लगभग कितना? 400 किलोमीटर बहती हुई नोएडा में यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? नोएडा में यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की सहायक नदी है कौन सी? हिंडन। ठीक है, मानसून पोषित नदी है। कैसी है? मानसून पोषित नदी है। ठीक है, जलग्रहण क्षेत्र कितना है इसका? लगभग 7,083 वर्ग किलोमीटर है। जलग्रहण क्षेत्र कितना? 7,083 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, काली यानी कि पश्चिमी नदी और कृष्णा नदी हिंडन नदी की
मुख्य सहायक नदियाँ हैं। हिंडन नदी की कौन कौन सहायक नदियाँ हैं? काली यानी पश्चिमी नदी और कृष्णा नदी हिंडन की मुख्य सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इस तट पर हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं और 2500 ईस्वी पूर्व तक पुराने हैं। ठीक, गाजियाबाद और नोएडा इसी नदी के किनारे पर बसे हैं, नदी के किनारे पर स्थित हैं। चलिए आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना। ठीक, चलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विवादित बयान के बाद उसे पद से हटाने के लिए 55 सदस्यों की ओर से हस्ताक्षरित महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में राज्यसभा में पेश किया गया है। ठीक है, 55 सदस्यों की ओर से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक अनुच्छेद 124 से 218 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा या सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। हटाने के लिए क्या होना चाहिए? संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। संसद के दोनों सदन कौन कौन से? लोकसभा और प्लस राज्यसभा। ठीक है, दोनों प्रस्ताव पारित होने आवश्यक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सदन की कुल सदस्यता का बहुमत भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 का विशेष बहुमत होना चाहिए। ठीक है, विशेष बहुमत भी ध्यान रखेंगे। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 का विशेष बहुमत होना चाहिए। कदाचार और अक्षमता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। किसमें? संविधान में कदाचार और अक्षमता को परिभाषित नहीं किया गया है। चलिए इस अधिनियम के बारे में देखते हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत क्या प्रक्रिया है? देखिए, कम से कम राज्यसभा के 50 सदस्यों और लोकसभा के 100 सदस्य। लोकसभा के कितने हैं? लोकसभा के 100 सदस्य हैं और राज्यसभा के कितने हैं? कम से कम 50 सदस्य। ठीक है, उनके हस्ताक्षर होना आवश्यक है। और परामर्श के बाद अध्यक्ष या स्पीकर निर्णय लेंगे कि स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इसको। ठीक है, जब परामर्श हो जाएगा उसके बाद अध्यक्ष और स्पीकर निर्णय लेंगे कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद सहित 3 सदस्यीय समिति गठित की जाती है और समिति क्या करती है? आरोपों की जांच करती है कि आरोप सही है या गलत है। यदि न्यायाधीश को दोष मुक्त कर दिया जाए, यदि न्यायाधीश दोष मुक्त हो जाता है तो क्या हो जाता है? प्रस्ताव निरस्त हो जाएगा। जब वो दोष मुक्त होगा तो सीधी सी बात है, निरस्त हो जाएगा प्रस्ताव। ठीक है, यदि वह दोषी पाया जाता है तो क्या होगा? समिति की रिपोर्ट और मतदान के लिए संसद में, समिति की जो रिपोर्ट है वो मतदान के लिए संसद में भेजी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसदीय अनुमोदन। राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों को हटाने के लिए दोनों सदनों को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। अब देखते हैं काशी तमिल संगम के बारे में क्यों चर्चा में रहा। देखिए, वाराणसी भी ध्यान रखेंगे। काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है, इस वजह से चर्चा में रहा है। और भारत की संस्कृति नींव को उजागर करता है और काशी और तमिलनाडु के बीच एक साझा भावनात्मक और रचनात्मक बंधन पर जोर भी देता है। ठीक है, इसका महत्व देखते हैं। तमिलनाडु के बीच संबंध 15वीं शताब्दी से चले आ रहा है। 15वीं शताब्दी से चला आ रहा है। तमिलनाडु यानी कि मदुरई के पास क्षेत्र के शासक और राजा विक्रम पांड्या अपने मंदिर के लिए, शिवलिंग के लिए काशी आए थे। ठीक है, और लौटते समय क्या हुआ? एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके। एक पेड़ के नीचे क्या करने लगे? आराम करने के लिए रुके। लेकिन जब उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखने की कोशिश की तो वो शिवलिंग को ले जाने वाली
गाय ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। क्या कर दिया? आगे बढ़ने से मना कर दिया। किसको? शिवलिंग को ले जाने वाली गाय ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पराक्रम पांड्य ने इसे भगवान की इच्छा समझा। क्या समझा? इसे भगवान की इच्छा समझा और वहाँ शिवलिंग स्थापित कर दिया और तमिलनाडु में शिवकाशी के नाम से जाना गया। वो जो स्थान था वो तमिलनाडु में शिवकाशी के नाम से जाना गया, जहाँ शिवलिंग को ले जाने वाली गाय ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। ठीक है, जो भक्त काशी नहीं जा सकते थे उनके लिए पांड्यों ने दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु के तेनकाशी नामक स्थान पर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जो केरल के साथ राज्य की सीमा के समीप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेटर नोएडा में NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन चर्चा में क्यों रहा है? राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार? शिक्षा राज्य मंत्री ने ग्रेटर नोएडा में NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया है, इस वजह से ये चर्चा में रहा है। अकादमी के बारे में देखते हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। यह है एकेडमी या अकादमी। ठीक है, जिसे विश्व स्तरीय कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी कि MSDE के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC की प्रमुख पहल है, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र प्रदान करके भारत के कार्यबल के कायाकलाप के लिए समर्पित है। और यह संस्थान जो अकादमी है विदेशी भाषाओं और स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार कौशल और विमानन सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करेगी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? 32वां सम्मेलन चर्चा में क्यों रहा? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में आयोजित किया गया। और कब किया गया है? 8 से 10 फरवरी 2025 को। ठीक है, चलिए इस सम्मेलन के बारे में देखते हैं। इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। उद्देश्य क्या था? यदि उद्देश्य की बात करें तो महाकाव्यों पर आधारित कलात्मक अभिव्यक्तियों के विविध रूपों को उजागर करना था। कलात्मक अभिव्यक्तियों को विविध रूपों को उजागर करना था। महाभारत रामायण ने कर्तव्य, धर्म और न्याय की शिक्षा के साथ कई लोगों के जीवन का मार्ग प्रशस्त किया है। और क्या किया है? उनके आदर्श भारत और उसके बाहर की संस्कृतियों में गूंजते हैं। ठीक है, महाभारत और रामायण जो है उनके जो आदर्श हैं भारत में भी गूंजते हैं और भारत के बाहर भी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के बारे में। तो भारतीय कला विरासत का अध्ययन करने वाली अखिल भारतीय संस्था है। उद्देश्य भारतीय कला इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर गहन शोध और विमर्श को प्रोत्साहित करना है। काम क्या होता है इसका? भारतीय संस्कृति धरोहर जैसे कि मूर्त अमूर्त कला रूपों के संरक्षण के लिए काम करता है। ये किसके लिए? मूर्त और अमूर्त कला रूपों के संरक्षण के लिए काम करता है। अनुभवी और युवा विद्वानों को एक मंच प्रदान करता है। अनुभवी और युवा होते हैं उन विद्वानों को एक मंच प्रदान करता है और उससे क्या होगा? अपनी कला से संबंधित शोधों और विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे इससे। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुख्यालय बात करेंगे तो गुवाहाटी में है। कहाँ है? गुवाहाटी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जल परिवहन और जल पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को क्या किया? मंजूरी दी गई है अभी फरवरी 2025 में। चलिए इस प्राधिकरण के बारे में जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जलमार्गों का विकास कर जल परिवहन को बढ़ावा देना है,
जल मार्गों का विकास करने और जल परिवहन को बढ़ावा देना है, जिससे क्या होगा, सड़क और रेल नेटवर्क पर दबाव कम होगा। क्या होगा, दबाव कम होगा। जल पर्यटन का विकास, साथ ही इसके गठन से जल पर्यटन के क्षेत्र में प्रगति हो सकती है। और क्या हो सकता है, गंगा नदी और अन्य जल मार्गों के किनारे महत्वपूर्ण स्थित जो शहर हैं उन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। इसकी संरचना के बारे में देखें, इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष परिवहन मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा नामित जलमार्ग, जहाजरानी, नौवहन, बंदरगाह और समुद्री मामलों का विशेषज्ञ होगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार द्वारा होगी। उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार द्वारा होगी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष के द्वारा नामित एक प्रतिनिधि भी इसका एक सदस्य होगा। परिवहन आयुक्त इस प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। उत्तर प्रदेश के जो परिवहन आयुक्त हैं इस प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी होंगे। चलिए इसके बारे में जानते हैं, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जैसे कि पूछ लिया जाए तो जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या है, एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसका गठन जो है भारतीय संसद द्वारा, यानी कि संसद द्वारा IWAI अधिनियम 1985 के तहत किया गया था। इसका जो गठन है किसके द्वारा किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा, 1985 अधिनियम के तहत किया गया था। मुख्यालय की बात करें, इसके मुख्यालय कहाँ है, नोएडा में। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो पटना है, कोलकाता है, गुवाहाटी है और कोची है। ठीक, पटना और कोलकाता और गुवाहाटी और कोची में है। ठीक है, उपकार्यालय कहाँ है, उपकार्यालय इसका पूर्व में इलाहाबाद, उपकार्यालय इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर और रक्का और कोल्लम में है। चलिए आगे देखते हैं। सूरजपुर आर्द्रभूमि के बारे में चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि इसको सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक परियोजना विकसित की है। ठीक है, चलिए पारिस्थितिकी महत्व देखते हैं। ग्रेटर नोएडा के हृदय में स्थित सूरजपुर आर्द्रभूमि एक महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास के रूप में कार्य करती है, जिससे इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें, विस्तार और विशेषता की, ठीक है, तो इसका विस्तार कितना है, 325 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 325 हेक्टेयर में फैला हुआ है और 60 हेक्टेयर की जो प्राकृतिक झील भी शामिल है इसमें। 60 हेक्टेयर की प्राकृतिक झीलें भी शामिल है, जो नोएडा से लगभग 20 किलोमीटर दूर दादरी, सूरजपुर और छलेरा सड़क पर स्थित है। देखिए सर्दियों के मौसम में क्या होता है, आर्द्रभूमि जो है विभिन्न प्रकार के प्रवासियों के पक्षियों को आकर्षित करती हैं। प्रवासी पक्षी जो होते हैं उनको आकर्षित करती हैं और इससे क्या होगा, पारिस्थितिकी और पर्यावरण का मूल्य बढ़ जाता है। यदि आकर्षित करेंगे तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसके महत्व के कारण वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इस आर्द्रभूमि को एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 फरवरी 2025 को पार्वती अर्गा रामसर साइट है जो कि गोंडा में है, उत्तर प्रदेश, यूपी में, विश्व आर्द्रभूमि 2025 का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है, गोंडा में किया गया है। और पार्वती अर्गा, ये भी ध्यान रखेंगे, कहाँ है, गोंडा में। ठीक है, इसका महत्व, यह दिवस आर्द्रभूमि के महत्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और 1971 में ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि पर रामसर अभिसमय को अपनाए जाने की स्मृति को दर्शाता है।
रामसर कहाँ है ये भी ध्यान रखेंगे आप। जैसे कि रामसर स्थान पूछ लेता तो वो कहाँ है, ईरान में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसकी थीम क्या है। यदि 2025 की इसकी थीम देखें, 2025 की इसकी थीम देखें तो ये प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। यह क्या है, स्थायी स्वच्छ जल का वातावरण है। स्थायी स्वच्छ जल का वातावरण है जिसमें 2 झीलें यानी कि पार्वती और अर्गा शामिल हैं। पार्वती और अर्गा शामिल हैं जो वर्षा पर आधारित है। तराई क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित है और इसमें देख लेते हैं। और निकटवर्ती जो टिकरी वन को भी इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऑक्सबो झीलें यू आकार की झीलें हैं। कब बनती हैं, जब किसी नदी का घुमावदार मार्ग कट जाता है, उससे क्या होता है, एक अलग जल निकाय का निर्माण होता है। यदि इसके महत्व की बात करें तो गंभीर रूप से लुप्तप्राय सफ़ेद पूंछ वाले गिद्ध और भारतीय गिद्ध, लुप्तप्राय मिस्र के गिद्धों के लिए एक शरण स्थली है। ठीक है, आपकी जो टेस्ट सीरीज की क्लास है, टेस्ट सीरीज की जो क्लास है वो मंडे से स्टार्ट होगी, और टेस्ट सीरीज की क्लास मंडे से स्टार्ट होगी और हिस्ट्री की भी क्लास भी आपकी मंडे से स्टार्ट होगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो इसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।